हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा के। धन्यवाद। सर, एग्ज़ाम्स तो आप लोग कंडक्ट कराने वाले हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि जो मनोदशा बच्चों की पिछले एक साल से है, ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, अ, कई ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल इसी साल दाखिला लिया था लेकिन स्कूल कभी देख ही नहीं पाए। आपके लिए क्या बड़ी चुनौती है उन बच्चों की मनोदिशा में सुधार हो या किसी तरह का दिक्कत ना हो, या फिर एग्जाम तो आपने आईआईटी नीट का भी कंडक्ट करा लिया था, वो करा ही लेंगे आप लोग, उससे देखिए कैसे पार पाया जाएगा? देखिए लोगों आपने देखा है कि पूरी दुनिया में हमने सबसे बड़ी परीक्षा करवाई नीट की, कोरोना काल की। जेई की कराई, जेई एडवांस की कराई, नीट की कराई। हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड के कराए। हम लोगों ने फाइनल एग्ज़ाम करवाए उच्च शिक्षा के। बहुत सारे लोग शुरू में सोचते थे कि नहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी हम लोगों ने ये स्टैंड लिया कि नहीं, हम अपने बच्चे को कोरोना काल के इस ठप पार नहीं लगाना चाहते हैं कि कोई भी जाए और वो कल भविष्य में किसी इंटरव्यू में जाए और उसको बोर्ड दिखे कि कोरोना काल वाले जो है अप्लाई न करें क्योंकि वो परीक्षा दे कर के पास होकर नहीं आए हैं। नहीं, हम ये नहीं चाहते थे किसी भी स्थिति में। ये कोरोना काल तो चला जाएगा, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए वो खराब ठप्पा लग जाता। तो हमने उससे भी उबारा है, लोगों के समझ में आया और हमने सफलतापूर्वक पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में शायद हिंदुस्तान ही अकेला ऐसा देश खड़ा हुआ है जिसने इस विषम परिस्थितियों में अपने बच्चों को साथ साथ चलते हुए, बात करते हुए, संवाद करते हुए रास्ता निकाला। तो मनोदर्पण हमने जो आपने कहा कि उनकी मनस्थिति जो है स्वाभाविक ही है कि एकाएक ये संकट पैदा हुआ और बच्चा घर पर कैद हो गया। और बच्चे सर, वो जो अभी स्कूल शुरू ही करने वाले थे, हाँ, यानी कि कभी गए नहीं थे घर से बाहर, स्वाभाविक है। खेलते रहते थे, वो घर में कैद हो गए एक साल के हाँ, लिए। लेकिन उनके लिए भी हम लाए हैं ना। हाँ, उनके लिए भी ऑनलाइन पर जो छोटे-छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारे हमने पाठ्यक्रम तय किए। आप समझ सकते हैं, हमने उनके लिए पाठ्यक्रम भी तय जी किए बिल्कुल। और फिर उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म भी बनाया और उन तक पहुँचाया भी। तो इसलिए मनोदर्पण ताकि उसके मन में तनाव ना आए, 500 वैज्ञानिक विशेषज्ञों के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके एक टीम बना करके, एक पोर्टल तैयार करके, सारी जानकारियों को उस पे डाल करके और लगातार संवाद और ऑनलाइन कभी भी वो संवाद कर सकते हैं, अभिभावक कर सकते हैं, अध्यापक कर सकते हैं, छात्र कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने बच्चे की मनस्थिति को बचाया है और आगे भी हमारी लगातार ये कोशिश है कि बच्चे की मनस्थिति बची रहे, उसको अवसाद में ना जाए और उसका पाठ्यक्रम, उसका समय भी खराब ना हो, उसका वर्ष भी खराब ना हो, उसका भविष्य भी खराब ना हो, उसका स्वास्थ्य भी खराब ना हो, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो समृद्ध हो। सर, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है, ये जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो एक नई चीज़ ये निकल कर आई है कोरोना के समय कि वर्चुअली शिक्षा का बहुत तेज़ी से प्रसार हुआ है। तो क्या जब सब सामान्य होगा तो भी सरकार किसी तरीके से शिक्षा इम्पार्ट करे उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे, उस पर ध्यान दिया जाएगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसे नए सूत्र दिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। अभी जो डिजिटल इंडिया है उसका पहला 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 सफलतम प्रयोग ये है कि हमने उस डिजिटल इंडिया को साबित किया है ऑनलाइन पर लेकर के। आप समझ सकते हैं कि इस देश में कितना बड़ा शिक्षा का वो है। 1000 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से 50,000 डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से 16 लाख स्कूल हैं, 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक हैं और जितनी अमेरिका की कुल जनसंख्या नहीं है उससे भी ज़्यादा 33 करोड़ छात्र छात्रा हैं। इन 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पर लाना कोई सहज बात नहीं, लेकिन हमने डिजिटल इंडिया का पूरी ताकत के साथ उसका उपयोग करके ये साबित किया कि नहीं, हिंदुस्तान में ही ये दम है, क्षमता है कि वो विषम परिस्थितियों में भी मार्ग निकाल सकता है। और देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा कि जब चुनौतियाँ बड़ी होती हैं और ताकत के साथ उनका मुकाबला होता है तो वो अवसरों में तब्दील हो जाती हैं और शिक्षा मंत्रालय भारत ने ये अवसरों में इस चुनौती को तब्दील होते हुए साबित किया है। सर,
इस बार दोहरा प्रेशर स्टूडेंट्स पे रहेगा क्योंकि पूरे साल स्कूल नहीं जा पाए और पहली बार ऐसा होगा जब कोरोना का एक मानसिक तौर पर दबाव रहेगा, साथ ही साथ एग्ज़ाम्स का जो नॉर्मल दबाव रहता है वो तो रहेगा ही। तो उसको दबाव को दूर करने के लिए भी क्या मंत्रालय कुछ कोशिश करेगा? प्रधानमंत्री तो हमेशा से एग्ज़ाम वॉरियर्स की किताब के बताते रहते हैं कि किस तरीके से दूर रहा जाए दबाव से। हम लोग ना सीधे संवाद कर रहे हैं बच्चों से। हम और बच्चे दूर नहीं हैं। अध्यापक हम, अभिभावक और बच्चा कोई दूर नहीं है, ऐसा संवाद हो रहा है। इसलिए जब जब हमको ये पता चलता है कि क्या क्या जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों को कैसे करके समाधान करना है, उसमें हम लोग लगातार सक्रिय रहते हैं। इसलिए हमारा बच्चा ऐसा नहीं कि अवसाद में है या वो बहुत दबाव में है, तभी तो हमने कुछ उसका पाठ्यक्रम कम किया। हम शैक्षणिक कैलेंडर लगातार चेंज करते रहते हैं, उसको उसी ढंग से पाठ्यक्रम भी देते हैं। और ऐसा नहीं कि इस बीच पढ़ाई नहीं हुई है, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, छात्रों ने पढ़ाई की और अच्छी पढ़ाई की है। और जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं था या नेट की सुविधा नहीं थी, उन तक हम टेलीविज़न के माध्यम से गए हैं, स्वयं प्रभा के 32 चैनलों के माध्यम से। और अब तो क्लास 1 चैनल किया है हमने, एक चैनल स्पेशली एक क्लास के लिए समर्पित किया है और बहुत अच्छी तरीके से छात्र अध्ययन कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि छात्र बहुत ताकत के साथ, मस्ती के साथ अपनी परीक्षाओं को देंगे। आखिरी बात सर, नई शिक्षा नीति आपको उम्मीद है कि आने वाले सत्र तक पूरे देश में लागू हो जाएगी? देखिए, नई शिक्षा नीति हमने तैयार की, दुनिया के सबसे बड़े परामर्श के बाद निकला ये जो नई शिक्षा नीति का फलक है, वो पूरी दुनिया में जा रहा है। दुनिया ने उसको बहुत अच्छा माना है। तमाम देशों ने उसको अपने यहाँ भी लागू करने का मन बनाया है और हिंदुस्तान में तो एक उत्सव का वातावरण है नई शिक्षा नीति को लेकर के। ये नई शिक्षा नीति केवल नीति नहीं बनी हो, क्रियान्वित शुरू हो गई है। जो जहाँ जहाँ पहले फेज में कर सकते थे तेज़ी से शुरू कर रहे हैं। राज्यों ने अपनी टास्क फोर्स बनाई हैं। मैं लगातार सभी प्रदेशों के लगभग मुख्यमंत्रियों से मैं संवाद कर रहा हूँ, सभी शिक्षा मंत्रियों से कर रहा हूँ, देश के शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशकों से, और उनके जो टास्क फोर्स बन रहे हैं वो कैसे करके आगे काम करें, उसके लिए बिंदु बना कर के हम निरंतर संवाद कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि नई शिक्षा नीति चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और ये देश विश्व गुरु के रास्ते पर बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। आखिरी बात सर, कुछ अपील आप करेंगे क्योंकि नया साल शुरू होते ही एक किस्म से काउंटडाउन शुरू हो जाता है एग्ज़ाम्स के लिए, केवल बहुत कम समय बचता है कि बच्चे जो है तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें और आने वाला भविष्य उज्जवल रहे। हाँ, पहले तो मैं बच्चों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि बच्चों आपने एक लीडरशिप अपने हाथ में ली, अपने को तो सुरक्षित रखा ही आपने माता पिता, अपने अगल बगल को भी सुरक्षित रखने में इस कोरोना काल में आपकी बहुत अहम भूमिका रही है। मैं जानता हूँ और मुझे जो सूचनाएं मिलती हैं मुझे आप पर गर्व महसूस होता है। मेरी अपील रहेगी 2020 जिस तरीके से एक योद्धा के रूप में आप खड़े होकर के इन चुनौतियों का आपने मुकाबला किया है, 2021 मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होगा और इस स्वर्णिम भारत के हीरो के रूप में आप ही रहेंगे जब उस स्वर्णिम भारत को और उभार करके $5 ट्रिलियन की आर्थिकी को भी लेकर के जाएंगे और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप को भी आगे बढ़ाएंगे और जो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको भी साकार करेंगे। मेरी शुभकामना कि जो पीछे का वर्ष ये जो जा रहा है, जिसको हम अंतिम विदाई दे रहे हैं, वो चुनौतियों भरा रहा है, लेकिन उन चुनौतियों पर भी हम लोगों ने मात किया है और उनको अवसरों में तब्दील किया है। आने वाला जो कल से जो शुरू हो रहा है 2021, उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। ये थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने आने वाले समय में परीक्षाएं किस तरीके से आयोजित की जाएंगी और क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में तफसील से बातचीत की। कैमरामैन संजय और आलोक के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी।